today we are going to start Sir Thomas More. सर थॉमस मोर का यूटोपिया बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। टुडे वी सी कि यूटोपिया क्या है और सर थॉमस मोर की इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, ईच एंड एवरी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू कि यूटोपिया मीन मिसाली रियासत। यूटोपिया का मतलब होता है मिसाली रियासत। सर थॉमस मोर की डेट ऑफ बर्थ देख लेते हैं, डेट ऑफ डेथ देख लेते हैं। 1478 में ये पैदा हुआ, 1535 में इसकी डेथ हुई। अ लॉयर सन, एक वकील का बेटा था। रोट अ न्यू काइंड ऑफ बुक, इसने एक नई किस्म की किताब लिखी थी। इस किताब का क्या नाम था? द लाइफ ऑफ न्यू काइंड ऑफ राइटर, यानी कि जिंदगी एक नए किस्म के राइटर थी, ठीक है। लाइफ ऑफ न्यू काइंड ऑफ राइटर, जिंदगी एक नए किस्म की राइटर थी। Pico della Maridola, art Platonist aristocratic who withdrew from court and Claustria to study and write of dignity of man. Pico della जो था एक प्लोटोनिस्ट था, एक प्लोटोनिस्ट यानी कि सर्चिंग पर्सन था, अरिस्टोक्रेट भी था। तो उसने यानी कि वो जो क्लोस्ट्रेरिया कहते हैं, वो जो मंबर के ऊपर मेहराब सा बना होता है, उस पे वो काम करता था। टू स्टडी एंड राइट, मुताला करता था और लिखता था। ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन, आदमी की अजमत के बारे में। 1486 में उसने ये लिखा सब कुछ, ठीक है। ह्यूमनिस्ट शेयर आर न्यू फेथ इन एजुकेशन, जो ह्यूमनिस्ट हैं, ह्यूमनिस्ट ने एक नया किस्म का फेथ जो है वो शेयर किया। ह्यूमनिस्ट, मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि इंसानी से मोहब्बत करने वाले, उन्होंने एक नए किस्म के ईमान को शेयर किया। किससे? इन एजुकेशन, तालीम और तरबियत में। क्लासिकल एजुकेशन, आला दर्जे की तालीम, जिसमें जो है ओल्ड एजुकेशन भी है और क्लासिकल और ये एजुकेशन भी, ठीक है। रिस्टोर्ड ब्राइट लेड, जो कि रोशन किस्म की वो जो होते हैं वो चीज यानी कि सिखाता था। रोशन किस्म की चीजें, रोशन किस्म की चीजों को जो है वो सिखाई जाती थी। ह्यूमनिस्ट के साथ भी इसने बहुत ज्यादा टॉमस मोर ने वर्क किया है और इसका ज्यादा फेथ किस पे है? एजुकेशन पे स्ट्रॉन्ग फेथ है। क्लासिकल एजुकेशन मीन आला दर्जे की एजुकेशन। क्लासिकल एजुकेशन में ओल्ड इंग्लिश भी आ जाएगा, मेडिवल भी आ जाएगा, ओल्ड ओवरऑल टाइम पीरियड सारी एजुकेशन आ जाएगी। लेट्स सी फर्दर के एंड द प्रिंसेस एंड प्रिंसेस, इसमें फिर शहजादे शहजादियों की कहानियां इसके। दे वुड सर हाउ टू राइट, यानी कि अब वो ये था कि किस तरीके से लिखना है। इन थ्योरी अ बॉय क्रिमिनल विद द एग्जांपल एंड वार्निंग ऑफ क्लासिकल हिस्ट्री शुड मेक अ गुड प्रिंस। स्टेटमेंट्स और एडवाइजर्स। इन थ्योरी, थ्योरी में क्या है? थ्योरी में ये है कि अ बॉय क्रिमिनल विद द एग्जांपल, थ्योरी अब वो थोड़ा सा बता रहा है, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, अपनी जो है वो थोड़ा सा ख्याल का जो है वो ख्यालात का इजहार कर रहा है। क्या बता रहा है कि a boy criminal with the examples and warning of classical history should make a good prince, statements or advisor। एक लड़का, ठीक है, एक लड़का है, उसको ओवरऑल हिस्ट्री बताई जाती कि है कि व्हाट हैपन इन प्रीवियस टाइम, पिछले टाइम में क्या कुछ हुआ, ठीक है। अब उसको बताया जाता है कि फर्दर तुमने इस चीज को आगे सत्संग को चलाना है, तुमने ये काम करना है, तुम्हारे जिम्मे ये काम है, ये काम है, ठीक है। अब उसको ये बताया जा रहा है कि तुम्हें ये काम करने हैं। अब वो लड़का अपने माइंड को कैसे बनाएगा? शुड मेक अ गुड प्रिंस, अपने कोशिश करेगा कि अच्छा पिछले वक्त में एक प्रिंस ऐसे था, मुझे इस टाइम पीरियड में अपने आप को इस तरह नहीं बनाना, मुझे एक अच्छा जो है शहजादा बनना है, मेरे जो मैं एडवाइजर बनूं, मैं दूसरों की हेल्प करूं, ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि इस किस्म की सारी जो है वो क्लासिकल चीजों को डिस्कस करता है। और ये सब कुछ जो है ये पिछले टाइम पीरियड में जो कुछ हुआ, आगे के टाइम पीरियड में अपने आप को किस तरीके से यानी कि उसने मैनेज करना है, किस तरीके से उसने अपने आप को जो है वो एक मसाली बनाना है। मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि यूटोपिया का मतलब मिसाली रियासत। मिसाली रियासत, मिसाली रियासत में मौजूद जो लोग हैं, जो सरकमस्टांस उस टाइम में मौजूद है, उसको किस तरीके से जो है वो लेके चलना है। रिटोरिक कहते हैं, rhetoric, the art of persuasive public speaking and of the literary composition was the tool of these new ideals. Rhetoric challenged the medieval science of the logic and theology. Greek was taught in the Iliad school,
colleges founded by early English humanists such as school founded by the Den of St. Paul Cathedral, John। अच्छा जी, रिटोरी कहते हैं फसाहत और बलागत, यानी कि जो बहुत यानी कि अच्छे तरीके से लिखा हो, जिसकी राइटिंग क्लियर हो, उसको कहा जाता है रिटोरी। ठीक है। आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अब जो कुछ लिखा जाता था या जो कुछ इस रियासत में लिखा जाएगा या पीछे टाइम पीरियड में जो कुछ लिखा हुआ था, उसको जब फर्दर पेश किया गया आगे चलकर, तो क्या हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग या लिटरेरी कंपोजिशन, उसमें पब्लिक इन्वॉल्व होगी, यानी कि पब्लिक ऐसे इन्वॉल्व, इसमें पब्लिक आई, वो शामिल हो गई। पब्लिक के शामिल होने के बाद अदबी यानी कि उसका अदब सेट किया गया। अब उस अदब के बारे में पब्लिक बोलती थी कि भी आवाम बोलती थी कि अच्छा यहाँ ये सत्संग में ये सब कुछ कैसे हुआ, ये वाकया कैसे हुआ, क्या ये चीजें ठीक हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है आना शुरू हो गई। अब वो जो रिटोरिक जो ये जो चीजें थी जो लिखी हुई थी, लिटरेचर जो लिखा हुआ था, इसको चैलेंजेस दरपेश हुए। चैलेंजेस कौन से दरपेश हुए? मेडिवल साइंस, लॉजिक एंड थ्योरी, यानी कि अब बात ये आई कि कोई मंतक यानी कि लॉजिक बात, ठोस बात दिखाई जाए हमें, क्या ये चीजें वाकई में सही हैं या नहीं है। हम इसको यानी कि अगर मेडिवल टाइम पीरियड में रिलीजन में कोई ऐसी चीज यानी कि लिखी हुई थी, तो आज के टाइम पीरियड में उसका वो देखेंगे कि लॉजिकली तौर पे, ये मंतकी तौर पे ये चीज सच है या नहीं है। ग्रीक वाज टॉट टू इलियट स्कूल। अच्छा जी, एक बात आपने याद रखनी है कि जो ग्रीक यानी कि जो ग्रीक लोग थे, यूनानी लोग थे, वो इलियट स्कूल में, इलियट कहते हैं सबसे अपर क्लास जो लोग होते हैं। सबसे पहले आपने 3 क्लासेस के नेम याद रखनी है, इलियट, इसके बाद इलियट जो होती है सबसे ऊपर वाली क्लास होती है, बोर्जवाजी क्लास मिडिल क्लास को कहते हैं, प्रोलेटेरिएट क्लास जो है वो पुअर क्लास को कहते हैं। अब इलियट क्लास के जो लोग थे, अपर क्लास जिनका स्टैंडर्ड बहुत हाई था, अपर क्लास मीन जो महल सरा थे, बादशाह, और इसके अलावा जो ये शहजादे शहजादियां ये सब जो थे, ये लोग थे इलियट क्लास। ठीक है। इन द इलियट स्कूल एंड कॉलेजेस, इन लोगों के बच्चे, इन लोगों के यानी कि शाही खानदान वालों के, ये जाते थे इलियट स्कूल, इलियट कॉलेजेस में, अपर क्लास कॉलेजेस में, अपर क्लास स्कूल्स में। फाउंडेड बाय अर्ली इंग्लिश ह्यूमनिस्ट सच एज स्कूल फाउंडेड बाय द डेन ऑफ st Paul कैथीड्रल। यानी कि यहाँ पे क्या क्या है कि ये उनको बहुत अच्छी यानी कि ह्यूमनिस्ट उन्होंने, यानी कि ह्यूमनिस्ट मीन्स के जो अंग्रेजी ह्यूमनिस्ट के बारे में लिखते थे, यानी कि इंसान, जो अंग्रेज लोग इंसानियत के बारे में लिखते थे, वो भी उनके साथ, जो इलियट क्लास के लोग थे वो उनके साथ शामिल हो गए। सच एज द स्कूल फाउंडेड बाय जो डेन st Paul है, ये बहुत बड़ा यानी कि राइटर भी था, और इसका चर्च में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, और इसका जो स्कूल था वो सबसे ज्यादा इलियट स्कूल था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो, ये है सर थॉमस मोर, ये सर थॉमस मोर है, और ये इनकी जो यहाँ पे तो ऐसे दिखाया हुआ है, नेट पे सर्च करें तो आपको थोड़ा कुछ और दिखाई देगा। तो ये जो है सर थॉमस मोर है, और ये अब पता नहीं ये शक्लें बदलते हैं कि नहीं बदलते, लेकिन जो है नेट पे कुछ और पिक्चर है, लेकिन ये बुक जो है लॉजिकली बुक है, तो आपने इस बुक के मुताबिक चलना। आई थिंक सो ही इज 100% कि ये ऐसा ही है। तो ये ऐसा था सर थॉमस मोर, और इसको वैसे कोई फेम हासिल नहीं था, बेसिकली इसको फेम इसके यूटोपिया की वजह से हासिल हो। जो यूटोपिया इसने लिखा, यूटोपिया मीन मिसाली रियासत, उसके ऊपर जो कुछ इसने लिखा, जस्ट इसको उसकी बेस से इतना ज्यादा फेम हासिल हुआ। ये इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 1478, और ये जो इसकी डेट ऑफ डेथ लिखी हुई है 1530 पे, आफ्टर हैंस हॉलविन। आफ्टर है ये जो हैंस है ना, ये सर थॉमस मोर के साथ होता था। ठीक है, और इसके साथ का वर्क भी है, लेकिन ज्यादा वर्क नहीं है। जॉन
College 1466 to 1519, Bishop of Scots, Christia College, Oxford 1660. The humanists were serious Christians. Colletia wanted the boys of St. Paul's School to taught always in good literature, both in Latin and Greek, and good authors such as have the very Rome eloquence joints with wisdom, especially Christians author that wrote their wisdom with clear and cast letters, either in words in prose. For my intent is by the school specially to increase knowledge and worshipping of God and यहाँ तो कर लेते हैं. अच्छा जी, क्या है कि कॉलेट, जॉन कॉलेट था. जॉन कॉलेट जो है इसकी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है, जस्ट इसकी यहीं पे कंट्रीब्यूशन है. वो उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताइए 1466 से लेकर 1519 तक. द बिशप ऑफ स्कॉट्स यानी कि क्रिस्ट का था ये बंदा, यानी कि असाई बंदा था. इसका भी तल्लक जो था वो चर्च से था. ह्यूमनिस्ट फॉर सीरियस क्रिश्चियन. अच्छा, जो ह्यूमनिस्ट थे, कुछ ह्यूमनिस्ट ऐसे थे जो कि सीरियस संजीदा असाई थे, असाइयत के बारे में संजीदा तौर पे लिखते थे. अब कॉलेट जो था वांटेड द बॉयज एट द कॉलेट जो था ये भी एक लड़का था, और ये जो इलियट क्लास के स्कूल जो बताए गए हैं, ही वांट टू टॉट, वो वहाँ पे जो था वो पढ़ाना चाहता था उस स्कूल में. गुड लिटरेचर बहुत ही लेटर पढ़ा लिखा था. असल में ये जो स्कूल का नेम पीछे बताया हुआ है, ये उस स्कूल में पढ़ाना चाहता था. किस जबान में? लैटिन में भी और ग्रीक में भी. बहुत अच्छा ऑथर भी था, सच एज वेरी रोम एलिगस, यानी कि एलिगस मींस के जो आप समझ लें कि ग्रैंड स्टाइल. इसका जो राइटिंग स्टाइल था वो ग्रैंड था कॉलेट का. इसका राइटिंग स्टाइल ग्रैंड था, और यानी कि ऑथर बहुत अच्छा था. इसकी हर चीज जो थी काफी ज्यादा अच्छी थी. विजडम, स्पेशली क्रिस्टियन ऑथर दैट रोट विजडम विद क्लियर एंड केस आइदर इन वर्ड्स इन प्रोज for any intent is by school especially to increase knowledge and worshipping of God and our Lord Jesus and good Christians lives and manners. Anderson taught Greek Cambridge for 5 years. He dedicated his friends more in his Latin work, Economy and more. 1506. The title means both praises of folly and praises of more as the Greek for a fool in morals. अच्छा जी, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इस बंदे के बारे में बताया हुआ है, जॉन कॉलेट के बारे में, कि ये कैसा था. जो ये कॉलेट था बहुत अच्छा था, ठीक है. ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी थी, ग्रैंड स्टाइल में लिखता था, ऑथर बहुत अच्छा था. इसके अलावा इसका और क्या था, और ग्रीक और लैटिन की ये जो था वो पढ़ाना चाहता था उस स्कूल में, ठीक है. फर्दर ये है कि अब आगे देखते हैं कि इसकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है. बाय द स्कूल स्पेशली टू इंक्रीज नॉलेज, जिस स्कूल में वो पढ़ाना चाहता था बेसिकली इसका मकसद ये था कि मैं वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, इलियट स्टूडेंट्स हैं, उनकी नॉलेज इंक्रीज करूं एंड वर्शिपिंग, और उनको बताऊं कि वो खुदा की यानी कि इबादत करें, उसको यानी कि पूजे अकॉर्डिंग टू क्रिस्ट. बाइबल की यहाँ पे बुक का रेफरेंस है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्ट. और अगर आप इसे जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, आप इसको आप देखेंगे क्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप इसको क्रिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्रिस्ट, नॉट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्रिस्ट बाइबल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है. चर्च के हवाले से उसका मतलब था कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो तालीम और तरबियत दूं, अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत दूं, उनको बताऊं कि खुदा क्या है, ये चीजें जो मौजूद है इनका क्या मकसद है, एक्सेट्रा. इसके बाद यहाँ बताया हुआ है कि वो ये भी बताना चाहता आवर लॉर्ड जीसस एंड गुड क्रिश्चियंस लाइफ एंड मैनर्स के जो हमारा जो उनके अकॉर्डिंग टू हजरत वो ईसा का वो जो एक रेफरेंस देते हैं कि वो क्या था, उनके बारे, उनके साथ क्या हुआ, वो किन इखलाकियात के मालिक थे, क्या वो करते थे, क्या नहीं करते थे, कौन कौन सी चीजें, यानी कि कौन कौन सी उनकी जिंदगी कैसी थी, ये सारा कुछ जॉन कॉलेट जो था वो चाहता था कि मैं बताऊं, स्टूडेंट्स को बताऊं स्कूल में जाके. टॉट ग्रीक एट कैम्ब्रिज 5 ईयर, उसने एडमिशन यानी कि इसने कैम्ब्रिज में भी 5 साल जो है ग्रीक पढ़ाई है कॉलेट ने. ही डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड्स मोर इन हिज लेटर वर्क इकोनॉमी मोरिया 1506. The title means both praise of folly and the praise of one, as the Greek for a fool is morus. अच्छा जी, यहाँ पे ना
ही डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड। सारा जितना इसने कॉलेट ने वर्क किया पीछे, जो हमने पीछे पढ़ा कॉलेट का जितना भी वर्क है ना, कॉलेट का सारा वर्क डेडिकेट होता है सर थॉमस मोर को। कॉलेट ने अपना सारा जितना भी काम किया उसने सर थॉमस मोर को अपना वर्क डेडिकेट कि मैं ये सर थॉमस मोर की खातिर कर रहा हूँ। मैं सारा अपना काम जो मैं ये स्कूलों में जाकर एजुकेशन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले, मैं चाहता हूँ इलियट स्टूडेंट्स को पता कि मैं सारा किसको देना चाह रहा हूँ, यानी कि सर थॉमस मोर को मैं डेडिकेट करता हूँ कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ, उनके कहने पे कर रहा हूँ, उनकी खुशी के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे बताया वर्ल्ड इकोनॉमी मोरिया, ये थॉमस मोर और कॉलेट का इकट्ठा काम है 1507। द टाइटल मीन बोथ प्रेजेस ऑफ फॉली एंड द प्रेजेस ऑफ मोर एज द ग्रीक फॉर फूल इज मोरस। इसका ये जो ये टाइटल यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब है प्रेजेस ऑफ फॉली, प्रेजेस ऑफ मोर, यानी कि फॉली जो कहानियां मुख्तलिफ किस्म की कहानियों की तारीफ करने वाले, और प्रेजेस ऑफ मोर यानी कि सर थॉमस मोर की तारीफ में। तो उसने अपना सारा काम जो है सर थॉमस मोर को जो है वो डेडिकेट किया, और फर्दर उसने इसकी इलेबोरेशन भी दी कि मैंने इसको उनके लिए डेडिकेट किया क्योंकि उसके साथ बहुत बनती थी, तो इसने सारा अपना काम उसको डेडिकेट किया। ग्रीक फॉर अ फूल इज मोर, वही के ग्रीक जो ग्रीक के लोग हैं यहाँ पे बताया हुआ है कि फूल इज मोर के उनके लिए ये, यानी कि जो हम अगर ग्रीक के लोगों को ये काम समझ ना आए तो वो बेवकूफ है, वो मोर के काम को नहीं समझ रहे, सर थॉमस मोर के काम को नहीं समझ सक रहे, तो वो लोग बेवकूफ हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? नो मैम, बिल्कुल क्लियर है। मोर लेटर यूटोपिया, सर टॉम यहाँ पे बेटा थॉमस मोर नहीं लिखा हुआ, जगह जगह पे मोर लिखा हुआ है, तो मैंने इस तरह से कि आपको कंफ्यूजन ना हो मैं पूरा नेम ले रही हूँ कि यहाँ जहाँ पे मोर मोर लिखा होगा इट्स मीन सर थॉमस मोर, ये वो वाला मोर नहीं है, ज्यादा वाला मोर नहीं है। तो लेकिन बेटर ये है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट करें तो आपने इसका नाम पूरा ही लिखना है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाता है कि अक्सर के भी स्टूडेंट को पता भी है कि नहीं। तो यहाँ पे मोर लिखा हुआ है तो इट्स मीन सर थॉमस मोर लेटर यूटोपिया वाज ब्रॉट आउट बाय एरिसम इन स्लोवेनिया इन 1517. It was not Englished until 1557 appeared more unfinished English history of King Richard III. Utopia described an ideal country. Ideal country वही मिसाली रियासत like Plato Republic, but also like the witty true history of Lucana. यहाँ पे मोर लैटन यूटोपिया, जो थॉमस मोर का लैटन का जो यूटोपिया था, यूटोपिया मीन मिसाली रियासत, was brought एमर्सन, वो जो उसने यूटोपिया लिखा बेसिकली यूटोपिया कहाँ पे ओवरऑल ग्रीक में फैला। ये जो जगह बताई हुई यहाँ पे नेम बताया हुआ है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा फैला था। इन 1570 फर्स्ट इंग्लिश में लिखा हुआ था उस टाइम 1551 से 1557 अपीयर मोर अनफिनिश्ड इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ किंग। क्या है कि 1557 में जाहिर होता है कि ना खत्म होने वाली अंग्रेजी तारीख किंग रिचर्ड की, किंग रिचर्ड जो था थर्ड टाइम किंग बना, उसकी ना खत्म होने वाली तारीख, उसमें भी यूटोपिया चलता रहा। सर थॉमस मोर का यूटोपिया उस टाइम भी जो था वो वर्क हो रहा था। यूटोपिया डिस्क्राइब एन आइडियल कंट्री, वही बात बेटा आपने जब सर थॉमस मोर का यूटोपिया लिखना है ना, तो यूटोपिया का जब आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन आपने जो है उसमें यानी कि जब आपने इसको लिखना है ना, हाईलाइट करना आइडियल कंट्री, मिसाली रियासत, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपको यूटोपिया का मतलब पता है। तो यूटोपिया का जब आपने मतलब लिखना है और उसमें आपने आइडियल कंट्री लाजमी लिखना है साथ, और इसको आपने उसमें जो है ना मार्कर से हाईलाइट करना है। इसके बाद लाइक प्लेटो रिपब्लिक बट आल्सो लाइक विटी, क्या है कि ये चीजें फर्दर जो है प्लेटो की बुक थी द रिपब्लिक, अरिस्टोटल में आप इसके बारे में पढ़ेंगे, अरिस्टोटल की जो फर्स्ट बुक है क्रिटिसिज्म की, उसमें आप पढ़ेंगे, उसने उस अपनी बुक में भी सर थॉमस मोर की यूटोपिया का रेफरेंस दिया है। बट आल्सो विटी द ट्रू हिस्ट्री ऑफ ल्यूकेनिया, क्या है कि उसने अपनी जो उस बुक में रेफरेंस दिया कि ये बिल्कुल ट्रू हिस्ट्री है, यानी कि जो सर थॉमस मोर ने बताया है ये वाकई में उसने बिल्कुल सही बताया कि आइडियल कंट्री एक कैसी होनी चाहिए।
AD 115 C200 rifle. Hathaway is a travel scholar who in his book 2 tells of his visit to the far off the geometrical island run like commune with an elected reasonable ruler. There is no private property. Gold is used for chambers, sport voices, unknowns, and priests are few victorious. Some are female, clothes are in uniform. Marriage is preceded by mutual naked inspection in the presence of the respected elder. Utopia, Greek word now where is thus the most unlike the Christina feudal passionates England of Book 1 where starving men who have stolen foods are unreasonably punished. अच्छा जी, यहाँ पे जो बेसिक बात जो है यहाँ पे बताई हुई है जो आपने याद रखनी है, राइफल जो है वो भी एक स्कॉलर था, ठीक है, उसने अपनी बुक 2 में उसने भी यूटोपिया का रेफरेंस दिया है, यानी कि सर टॉमस मोर को यूटोपिया का रेफरेंस दिया है और उसने इसको कैसे रेफरेंस दिया है कि जियोमेट्रिकल आइलैंड इज लाइक कम्यून इलेक्टेड रीजनेबल रूलर। उसने कहा है कि एक जो रूलर होता है उसके पास पूरी सरजमीन होती है, यानी कि एक हुक्मरान होता है उसके पास पूरी सरजमीन होती है और उसको एक रीजनेबल बंदा होना चाहिए, जाती अपनी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं देखना चाहिए, अपनी जाती चीजों को नहीं देखना चाहिए, पूरी उसके पास वो हुकूमत उसे चलानी होती, पूरी सरजमीन उसके पास होती है, उसके पास एक सरजमीन का सोना होता है। यहाँ पे देखें गोल्ड इज यूज फॉर अ चैम्बर पॉट्स, और वो जो सोना होता है वो मुख्तलिफ किस्म के कमरे मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये राइफल इसके बारे में बता रहे हैं सर टॉमस मोर के यूटोपिया के बारे में। तो वो कहता है कि जो एक रूलर होता है उसको जब उसके पास एक सल्तनत आ जाए उसको अपनी जात को नहीं देखना चाहिए, अपनी जाती जात को नहीं देखना चाहिए, उसको पूरे मुल्क को चलाना चाहिए, पूरे मुल्क को देखना चाहिए, पूरे मुल्क की चीजों को देखना चाहिए कि क्या मुल्क सही जहाने पे जा रहा है या नहीं जा रहा। उसके पास जाहिर है अब जहाँ पे अगर आप पाकिस्तान में देखें तो जो वजीर खजाना जिसको कहा जाता है, खजाने का वो गोल्ड मीन्स जिसके पास मनी जैसे पाकिस्तान में एक स्टेप बना हुआ है वजीर खजाना वगैरह और सारा कुछ जो है वजीर आजम के अंडर है, ये सारा कुछ एक्चुअली मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे इतना इल्म नहीं है, जस्ट मुझे इतना पता है कि यानी कि जो सारा यानी कि जो पैसे वगैरह हैं तो ये जो एक नेम दिया हुआ है वजीर खजाना उसके पास सारा जो इख्तियार होता है तो उसमें उसको लोगों के लिए सोचना चाहिए, नॉट फॉर हिमसेल्फ, अपनी प्राइवेट जात को अपनी जाती जात को उसको एक साइड पर रखना चाहिए, लोगों को क्योंकि उसके पास पूरी सरजमीन होती है, पूरी सल्तनत उसने चलानी होती है। तो यहाँ पे भी वो जो राइफल है वो इसी चीज का जो है वो रेफरेंस दे रहा है कि एक फ्यूडल यानी कि पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक हुक्मरान को अपनी जात को एक साइड पे रखना होता है। इसके बाद यहाँ पे वो देखें यहाँ पे बात हो रही है कि vices and unarmed priests are few and victorious. Some are female cloth are uniforms. Unlike the Christina feudal fashion in England, Book 1, where plain starving have stolen food unreasonably punished, had already and the characters called Thomas More discuss whether a scholar should advise the prince directly or indirectly by his pen. More say directly, Hathaway indirectly, but to the European Iliad for whom utopian praises of folly were written. The learned traveler names would suggest as angelic dispenser of the nonsense means more means modern. The king is called Adenius, Greek without a people. More tell Helladay that while utopian communism sounds interesting, it would never do in England. अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना बात हो जो हैथॉलिडे ने बात की है वो इनडायरेक्टली की है, सर टॉमस मोर ने डायरेक्टली की है, यानी कि जो उसने बात की है राइफल ने, इसने जो इनडायरेक्टली बात की, इनडायरेक्टली वो चीजों को बता रहा है कि एक हुक्मरान को कैसा होना चाहिए, उसके क्लॉथ यूनिफॉर्म होना चाहिए, फीमेल में उसका कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, मीन्स के एक हुक्मरान को अपना स्पेशल ड्रेस नहीं पहनना चाहिए, उसको यानी कि यूनिफॉर्म अपना पहनना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू एथलेटर यानी कि राइफल उसके मुताबिक है। सर टॉमस मोर ने चीजों को डायरेक्ट डिस्कस की है, उसने डायरेक्ट कहा है, उसने बकायदा नेम्स भी बताए हैं मुख्तलिफ उनके कि भी किसी जैसे कोई भी बादशाह का उसने शायद यहाँ पे नहीं है लेकिन अगर आगे चल के आएगा तो वो पता चल जाएगा कि कौन अगर जैसे किसी भी सल्तनत का बादशाह है तो उसको इस तरीके से रहना चाहिए, उसको ऐसे जैसे इंग्लैंड का कोई प्रिंस है जैसे यहाँ पे रिचर्ड थर्ड की बात हो रही है
तो जो सर टॉमस मोर है वो डायरेक्ट उसका रेफरेंस दे रहा है कि रिचर्ड थर्ड को जो है अपना किस तरीके से रहना चाहिए, अपने आप को किस तरीके से रखना चाहिए, उसको चीजों को इतना ज्यादा जो है वो अपने ऊपर नहीं करना चाहिए, अपनी जात को एक साइड पे रखना चाहिए। लेकिन जो राइफल है वो जो है क्या कर रहा है, वो इनडायरेक्ट रेफरेंस दे रहा है कि एक हुक्मरान को इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो बात उसकी कर रहा है, सर टॉमस मोर का ही जो कंसेप्ट है उसी को वो डिस्कस यहाँ पे कर रहा है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स का बताया हुआ है, ये देखें, यूटोपिया ग्रीक नाउ वेयर। ग्रीक में जो यूटोपिया का मतलब है नाउ वेयर, कहाँ, यानी कि किस जगह पे, किस जगह पे, इट्स मोस्ट अनलाइक, यानी कि ग्रीक में इसको यूटोपिया का मतलब नाउ वेयर है, ठीक है। इसके बाद फर्दर अगर आप चलें तो यहाँ पे कार्ड एडोनिस, जो यहाँ पे द किंग इज मोर मीन्स मोरन, सर टॉमस मोर, ठीक है। किंग इज कॉल्ड एडोनियस और ग्रीक विदाउट अ पीपल, यानी कि ग्रीक की नजर में विदाउट अ पीपल, लोगों के बगैर, यानी कि जिसको लोगों के बगैर इस तरीके से कि उस पर जिम्मेदारी है पूरी हुकूमत की, पूरी जिम्मेदारी है उस पर, सरजमीन की पूरी जिम्मेदारी है, तो उसको जो एक वजीर आजम या जो एक वो बनता है, यानी कि जिस तरीके से कोई सदर बनता है, तो उसको अपने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं सुनना होता, उसको जो है उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी होती सल्तनत की, सरजमीन की, आइलैंड की, तो उसको उस चीज को देखना होता है। यहाँ पे यही बात की गई है कि विदाउट, ग्रीक में इसका मतलब ये कि विदाउट पीपल, लोगों के बगैर उसने पूरी सरजमीन को चलाना है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी उस पे है, उसके कंधों पे सारी जिम्मेदारी है। मोर had thought that while utopian communism sound interesting, it would never to England. मोर ये बताता है कि यूटोपियन कम्युनिज्म जो एक कम्युनिटी बनाई, ये जो हेथेलोड ने जो पूरी एक अपनी बताया है, अपनी पूरी उसमें अपनी राइटिंग में उसने बताया है कि यूटोपियन कम्युनिज्म साउंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जो यूटोपिया है सर टॉमस मोर का, उसमें पूरी कम्युनिज्म, पूरी यानी कि कम्युनिटी आती है उसमें, वो इन सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो एक जिसके पास इस सल्तनत का पूरा इख्तियार है, जो चला रहा है, तो उसके पास पूरी जिम्मेदारी और लोग उसी को टारगेट करें, ठीक है। यहाँ पे यही बात वो कह रहा है, उसने अपनी राइटिंग में लिखा है यूटोपिक कम्युनिज्म साउंड इंटरेस्टिंग, इट वुड नेवर टू इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के लिए नहीं, इंग्लैंड के लिए वो चीज नहीं है, लेकिन क्या है कि वो लोगों को इस तरीके से पूरी जो कम्युनिज्म है, पूरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी मिलकर जिसके पास सारे इख्तियार है, वो उन्हीं को गए, उसी पर आवाज उठाए, उसी पर कि तुम, हम तुम्हारे पास इस पूरी सरजमीन की जिम्मेदारी है, तो तुम इसको ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। जबकि सर टॉमस मोर ये कहते हैं कि हमें किसी भी यानी कि किसी भी चीज को वो जो यानी कि उन्होंने बताया हुआ है कि फलां जो था वो बादशाह ऐसा था, फलां बादशाह ऐसा था, वो इस चीज को किस तरीके से बता रहे हैं, और जो है राइफल वो किस तरीके से बता रहे हैं। तो जस्ट इनके थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, लेकिन राइफल और इन्होंने जो सारी बात वही उसकी की है, यानी कि सर टॉमस मोर का ही कंसेप्ट वो बता रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बता रहे हैं। इनडायरेक्टली भी डायरेक्ट पॉइंट आउट नहीं करा, अपनी रियासत को पॉइंट आउट नहीं करा, जबकि सर टॉमस मोर जो है वो अपनी रियासत को पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो किंग है, क्वीन है, जो रिचर्ड थर्ड के ऊपर बात हुई है, वो उनको डायरेक्ट पॉइंट आउट कर रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम, बिल्कुल क्लियर है। Such jokes and the ironical mode of utopia as a whole make it like praises of folly proof against the censor seeking to ascertain the author teaching one particular point. This learned joke released into the European think tank such absurd ideas as basing society on reason alone. But such ideas cannot be disowned, as utopia is clearly a spoof of travel tales and elaborate joke. अच्छा जी, सर जोक्स वो कहते हैं यहाँ पे, अब सर टॉमस मोर की यूटोपिया में कुछ जोक्स भी बन गए, ठीक है। जोक्स कैसे बने हैं? जोक्स इस तरीके से बने हैं कि आयरनी यानी कि तंजिया, यानी कि अब लोग जो हैं, जो ऊपर साइड डिस्कशन हुई है, लोग कहते हैं नहीं जी ये तो मजाक है, ये मजाक की बातें हैं,
सर टॉमस मोर की यूटोपिया का मजाक उड़ाया गया, उनके कंसेप्ट का मजाक उड़ाया गया, कुछ लोगों ने इस पे तंज भी किया एज अ होल, ठीक है। कुछ ने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की, वो कैसे तारीफ की, वो कहते प्रेजेस ऑफ फॉली, एक बेवकूफ की तारीफ करना, हम बेवकूफ की तारीफ करें कैसे, प्रूफ अगेंस्ट सेंस ऑफ सीकिंग अ सर्टेन द ऑथर टीचिंग पर्टिकुलर, कि हमें एक ऑथर यानी कि यहाँ पे सर टॉमस मोर की बात हो रही है, सर टॉमस मोर जो ऑथर जो लिख रहा है, हम उसकी बात को माने कि उसने जो कुछ लिखा है हम उसको तलाश करें, वो अब उसका मजाक उड़ा रहे हैं सर टॉमस मोर का, कि इसके लिखे हुए को पढ़ने के बाद हम इसका यानी कि हम इसको अपनी जिंदगी में लेकर आए, हम इस चीज को लागू करें, हम अपने यानी कि बादशाह को ये कहें कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारो। अब उस पर आयरनी हो रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी कि टीचिंग और पार्टिकुलर पॉइंट मीन्स के जो सर टॉमस मोर ने कुछ पॉइंट्स सिखाए हैं, उन पे जो है कुछ पार्टिकुलर पॉइंट्स उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। दिस लैंड अ जोक रिलीज इनटू यूरोपियन थिंग्स टेन सच एब्सर्ड आइडियाज एंड बेटा मैंने कोई लाइन मिस तो नहीं कर दी, और एज बेसिक सोसाइटी और रीजन अलोन, क्या है कि दिस लर्न ये हमें क्या सिखाता है कि जोक रिलीज इनटू यूरोपियन थिंग, जो मुख्तलिफ किस्म के जोक्स हैं जो यूरोपियन सोचते हैं, इस किस्म के एब्सर्ड आइडियाज, खाम ख्याली वगैरह वो सोच रहे हैं, इस किस्म की चीजें जो सोसाइटी और रीजन की जिनकी सोसाइटी में कोई वजह ही नहीं बनती, अब वो कह रहे हैं कि हम इन चीजों को सीखें, इन चीजों को सीखने के बाद हम इसको लागू करें, इसका तो कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता। अब वो कहते हैं कि क्या फायदा, वो अब इस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं society. But ideas could be disowned as utopias clearly proof of travel tales as elaborate jokes. Shakespeare used fools to tell truth and systematic irony was too powerfully used in Swift Gulliver's Travel. At the heart of this great in-joke was a serious issue for humorists, the choice of life. More choose justice. Aramis is both books died Catholic Urson in his bed. देखें यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि यूटोपिया, थॉमस मोर का यूटोपिया क्लियरली बहुत पावरफुल में, सेंटेंस बहुत पावरफुल है, उसकी चीजें काफी ज्यादा रीजनेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है गुलिवर ट्रेवल्स का, ये देखें वाज टू पावरफुल गुलिवर ट्रेवल। अब पता नहीं आपके सिलेबस में गुलिवर ट्रेवल्स शामिल है कि नहीं। जो गुलिवर ट्रेवल्स है उस पे काफी हद तक यूटोपिया जो है वो यानी कि यूटोपिया का कंसेप्ट आता है, वो कैसे, उसमें तीन बुक्स आती हैं, और तीनों बुक्स में जो है फर्स्ट टू बुक्स में जो है उसमें एक हुक्मरान है, वो कैसी जिंदगी गुजार रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जॉनसन स्विफ्ट ने उसकी सारी चीजें पॉइंट आउट की हैं, और जॉनसन स्विफ्ट ने पॉइंट आउट करने के बाद वहां पे सर टॉमस मोर के यूटोपिया का रेफरेंस दिया है कि सर टॉमस मोर का जो यूटोपिया है यहाँ पे यानी कि उसके पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं। गुलिवर ट्रेवल्स की स्टोरी बहुत लंबी है, तो यहाँ पे उन्होंने जस्ट इस वजह से रेफरेंस दिया है क्योंकि जॉनसन स्विफ्ट ने अपनी जो उस बुक में जो उसका रेफरेंस दिया है कि सर टॉमस मोर के यूटोपिया काफी ज्यादा रीजनेबल है, अगर हम उसे सीखें, अगर हम उसे पढ़ने की कोशिश करें, उसको देखें, तो वो यानी कि काफी सारा यानी कि रीजनेबल है। और क्योंकि जॉनसन स्विफ्ट ने जो गुलिवर ट्रेवल्स लिखी है वो ऑलरेडी सल्तनत के हवाले से है, और ऑलरेडी वो जो पूरा एक कंसेप्ट उसने बताया हुआ है वो उसमें ज्यादातर ये सारे यानी कि हुक्मरान वगैरह ही हैं। इसके बाद वो जो छोटे छोटे से उसमें स्टोरीज बताई है कि बोने होती हैं और किस तरीके से उसको बांध लेते हैं, फिर उसको बादशाह के पास ले जाया जाता है, तो वो ये पूरा एक जो है 3 बुक्स में जो है, इसकी 3 बुक्स हैं, उसमें उसने बताया हुआ है सारा कुछ। इसके साथ उसने इसी वजह से जॉनसन स्विफ्ट ने सर टॉमस मोर का रेफरेंस दिया है। अब क्या है कि एट द हार्ट ऑफ द ग्रेट जोक्स के इतने दिल से काफी सारे इतने सारे जोक्स और इतने सारे सीरियस इश्यूज और काफी सारी जो चीजें इंसाफ पर मबनी जो फर्सर मुख्तलिफ जगहों पे जाने के बाद चर्चेज में हर जगह पे ये चीजें काफी ज्यादा जो है वो फैली, और इसके लिए स्विफ्ट को जो है वो यानी कि सॉरी स्विफ्ट करिए सर टॉमस मोर को काफी ज्यादा यानी कि इसमें फेम मिला, उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया कि उसका जो ये जो यूटोपिया है ये काफी ज्यादा यानी कि अच्छा है, उसने सही लिखा है। इसके बाद रिफॉर्मेशन की यहाँ पे बात है कि द रिफॉर्मेशन मेड इट ह्यूमनिस्ट एजुकेशन वुड नॉट रिस्ट्रेन द पैशंस ऑफ मैन। रिफॉर्मेशन रेनेसांस मीन्स के ये चीज साबित करती है कि ह्यूमनिस्ट एजुकेशन इंसानियत की जो तालीम और तरबियत है वो नॉट रिस्ट्रेन ऑफ पैशन ऑफ मैन, वो कभी भी पाबंदी नहीं लगा सकती
जज्बे पे, यानी कि ह्यूमनिस्ट एजुकेशन, जो इंसानियत पे जो सारी तालीम और तरबियत हो रही है रनेसांस में, ये बताया जा रहा है कि कभी भी इंसानी, अच्छा एक फीचर रनेसांस का पैशन लाजमी है, मैं आपको बता देती हूँ इसकी प्रैक्टिस। रनेसांस का जो एक फीचर है ना, उसमें पैशन का प्रैक्टिस बहुत ज्यादा अहम है। अक्सर पूछा जाता है कि फीचर ऑफ रनेसांस, तो उसमें पैशन का जो ना वो भी आप लिख सकते हैं कि पैशन ऑफ मैन, यानी कि पैशन पे जो है वो नॉट रिस्ट्रेन। रनेसांस में किसी भी बंदे पर कोई पाबंदी नहीं थी, आजाद माहौल था, ठीक है। हर कोई अपने जोश और जज्बे से, जो उसके अंदर जज्बात होते थे, वो काम कर सकता था। यहाँ पे भी वही बात हो रही है। इसके बाद लॉर्ड चांसलर मोर डिफेंडेड ऑर्थोडॉक्सी अगेंस्ट फ्री थिंकिंग हेरेसी रिप्रेसिंग प्रोटेस्टेंट विजन ऑफ द बाइबल, ही डाइड इन द किंग ऑफ द गुड सर्वेंट बट गॉड फर्स्ट। यहाँ पे लॉर्ड चांसलर मोर डिफेंडेड, जो लॉर्ड चांसलर था उसको, लॉर्ड चांसलर जो था उसने अगेंस्ट लिखा था किसके, टॉमस मोर के यूटोपिया। जब टॉमस मोर के यूटोपिया को इतना ज्यादा फेम हासिल हुआ तो लॉर्ड चांसलर उसके अगेंस्ट क्या, उसने कहा ऑर्थोडॉक्स अगेंस्ट, यानी कि उसने उल्टी बात कर दी, सब कुछ उल्टा दिया। वो कहता कि ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है। वैसे इसका रेफरेंस हम मुझे यहाँ पे इसका नहीं बताया हुआ कि इसने उसके बारे में, टॉमस मोर के बारे में क्या लिखा था, बस मुझे इतना पता है कि ये लॉर्ड चांसलर ने अगेंस्ट लिखा था सर टॉमस मोर के, कि ये जो सर टॉमस मोर है ये फ्री थिंकिंग पर्सन था, सोचता बहुत था। इसके बाद इसने रिप्रेसिंग बहुत ज्यादा की है, हेरेसी बहुत की है, यानी कि हेरेसमेंट, यानी कि वो एक जो बादशाह है या एक सल्तनत चलाने वाला, उसको हरासा करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, और उस पर बाइबल को लागू कर रहा है कि तुम बाइबल के अकॉर्डिंग हर काम करो। यानी कि वो सारा, यानी कि जो लॉर्ड चांसलर है उसने इसके बारे में काफी ज्यादा नेगेटिविटी लिखी। एज द किंग गुड बट सर्वेंट, एज द किंग गुड सर्वेंट बट गॉड फर्स्ट, के एक बादशाह जो होता है वो एक अच्छा नौकर है, बट गॉड फर्स्ट, लेकिन खुदा पहले है। ये सर टॉमस मोर का ही था कि भाई बादशाह जो होता है उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है पूरी सल्तनत की कि उसने चलानी है सल्तनत, लेकिन सबसे पहले खुदा है उसके लिए, बादशाह के लिए सबसे पहले खुदा है, कि उसने अपने खुदा की माननी है, उसने बाइबल को मानना है, और ये बातें सही भी हैं। सर टॉमस मोर ने ये चीजें कही हैं कि एक बादशाह के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता एक्सेप्ट गॉड अकॉर्डिंग टू बाइबल, ठीक है। बाइबल के अकॉर्डिंग उसके ऊपर गॉड के अलावा किसी चीज का प्रेशर नहीं है, ना पीपल्स का, ना पब्लिक का, ना उसके अलावा दूसरे जो वजीर वगैरह किसी का। जस्ट उसने उसको सिर्फ एक चीज सोचनी, अपनी बुक, अपने यानी कि जिस जो रिलीजन है उसका वो, और गॉड पर उसका भी, उसके ऊपर बस उसका प्रेशर होता है, इसके अलावा और किसी चीज का प्रेशर नहीं होता। क्योंकि सर टॉमस मोर को इस चीज में काफी ज्यादा, यानी कि अगेंस्ट जाने लग गए थे लोग, और कि भी इसको इतना ज्यादा फेम, लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज को पसंद किया था। तो इस वजह से क्या हुआ, ये चीज उलट गई, कुछ उसके अगेंस्ट है, कुछ को जेलसी हुई, तो काफी सारे जो थे वो नेगेटिव रिव्यू आने लगे। फर्दर ये जो थी वो चलता गया। जी बेटा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो मैम, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम करेंगे द काउटियर में। बेटा इस पूरे में आपको कोई कंफ्यूजन, कोई लाइन नहीं समझ आई, कोई ऐसा कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लियर ना हुआ हो? मैम सब क्लियर है बिल्कुल। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट करेंगे